गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, राइट। ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये क्या कहना चाहता है पहले देखिए। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, राइट, मतलब कि नाभिक स्थायित्व। स्टूडेंट, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिक स्थायित्व, ये टॉपिक हमें ये बताना चाहता है कि कोई भी जो न्यूक्लियर है वो कब स्टेबल होता है और कब स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम कहेंगे जब कोई भी एक नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित नहीं हो रहा है, जब कोई भी एक न्यूक्लियर दूसरे न्यूक्लियर में चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा न्यूक्लियई है, एक स्टेबल न्यूक्लियई है, राइट। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो इससे ही महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि सपोज कीजिए मैंने एक न्यूक्लियई लिया, ठीक है। वैसे तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ पे कि हमने कोई अगर एक न्यूक्लियई लिया, अगर कोई न्यूक्लियई लिया, जब ये न्यूक्लियई किसी अदर न्यूक्लियई में एक्स में या और उससे वाई में, कोई एक न्यूक्लियई है, पहले उसका नाम है एक्स, और ये जब चेंज हुआ तो इस न्यूक्लियई का नाम है बच्चों वाई। जब कोई एक न्यूक्लियई दूसरे न्यूक्लियई में चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियई स्टेबल नहीं है, मतलब कि इसका स्थायित्व क्या है, नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना यूरेनियम वगैरह के बारे में। बट अगर वही हम बात करें कि अगर ये न्यूक्लियई एक्स है और ये अगेन न्यूक्लियई एक्स में ही रहा, मतलब ये न्यूक्लियई वापस चेंज नहीं होता, तो हम इसके लिए कहेंगे बच्चों कि ये कैसा है, स्टेबल है, मीन्स एक स्थायी नाभिक है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है नाभिक स्थायित्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कोई ही न्यूक्लियर स्टेबल कब होता है उसके बारे में। ठीक, स्टूडेंट, जब भी कोई न्यूक्लियई अगर स्टेबल नहीं है हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल। जब भी कोई न्यूक्लियई अगर स्टेबल नहीं है, क्या है, अनस्टेबल है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार की कुछ रिएक्शंस को करता है, 4 प्रकार की। ठीक है, मतलब कि अगर ये एक्स जब स्टेबल नहीं है तो ये वाई में चेंज हुआ। जरा सोचिए, एक्स को जब वाई में चेंज किया तो मतलब ये छोटा हुआ या बड़ा हुआ। अगर ये छोटा हुआ तो इसने अपने कुछ पार्ट्स को हटाया होगा, तभी तो ये छोटे में कन्वर्ट हुआ। तो जिस पार्ट्स को ये हटाते हैं उनके रूप में ये 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। जैसा कि ये इसमें डिके हुआ तो हम कहेंगे यहाँ प्रोसेस अल्फा डिके का भी हो सकता है, बीटा पे पॉजिटिव डिके हो सकता है ये, अन्यथा बीटा नेगेटिव डिके हो सकता है। और अगर बीटा नेगेटिव डिके की भी बात हम नहीं करें तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ एक प्रोसेस बनता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें, जब भी कोई नाभिक दूसरे नाभिक में बदलता है तो वो अपने में से कुछ स्टेबिलिटी को डिके करता है, हटाता है। तो हम कहेंगे वो कितने प्रकार की है, 4, अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये 4 प्रकार की होती है। आज हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, डिटेल में नहीं, डिटेल में हमें नेक्स्ट यूनिट में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम
इसका सिर्फ ऊपर ऊपर से बेस देख रहे हैं, राइट। तो अल्फा, बीटा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बातें करें कि कोई भी न्यूक्लियाई है जो स्टेबल कब होता है, इसके लिए हम देखते हैं। देखिए, इस वाली बात को सेगर चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है। किससे? सेगर चार्ट। मैं नाम लिख देती हूं। नाभिक का स्थायित्व समझाया जाएगा सेगर चार्ट द्वारा या फिर सेगर चार्ट से, ठीक। सेगर का जो चार्ट है वो क्या कहता है? अगर आप इस प्रकार से कोई चार्ट बनाते हैं जहां पे इसे कहा हमने एक्स एक्सिस और स्टूडेंट्स इसे हमने कहा वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स जेड की और वाई एक्सिस में अगर हम बात कर रहे हैं एन की, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ एन में कौन है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन में कौन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसलिए हम अब तक जो फिजिक्स पढ़कर आए हैं, हम ये सोचते हैं कि जो ए होता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, ए है ना, एटॉमिक नंबर, राइट, वो किसके इक्वल होता है? जेड प्लस एन के होता है, ठीक है। जब जेड और एन, अगर सोचिए किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक कर्व देखते हैं तो वो कर्व हमें कुछ स्ट्रेट लाइन मिलती है। कुछ कैसी मिलती है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। देखिए ये क्या मिली? Z इज इक्वल्स टू एन रेखा के लिए, यानी कि Z इज इक्वल्स टू एन लाइन के लिए। ये Z और ये है n, ठीक है। हम चाहते तो ये है Z इज इक्वल्स टू एन मिलना चाहिए हमें, लेकिन अगर Z यहाँ पर 20 है, ये 0 है, यहाँ पर n कैसा है बच्चों? 20 है, तो सिर्फ ये लाइन हमें यहीं तक ही इक्वल मिलती है। बाकी अगर हम इससे भी ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो ये कुछ लाइन ऐसे होकर ऐसे हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? जो हमें एक्चुअल लाइन मिलती है, एक्चुअल, ठीक। वापस बता रहे हैं, ये है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब Z इज इक्वल टू n रेखा पे हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, हम हमेशा Z इज इक्वल टू n को चाहते हैं कि हमें हमेशा ये कंडीशन मिले, लेकिन हमें ये कंडीशन स्टेबल के लिए मिलनी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए है बच्चों ये, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें सिर्फ 20 प्रोटॉन्स तक ये वाली कहानी मिलती है और 20 ही न्यूट्रॉन्स तक ये कहानी मिलती है कि Z इज इक्वल टू n मिले। लेकिन अगर उससे भी हम ऊपर देखते हैं, Z इज इक्वल टू 25, 30 इन पे देखते हैं, तो ये लाइन अपनी लाइन से कुछ डेविएट हो जाती है, कुछ खिसक जाती है। इसका क्या रीज़न होता है? तो बच्चों इस वाली बात को देखिए, इसमें रीज़न क्या होता है। यहाँ आपको सेम Z नहीं मिलता, सेम n पे Z की वैल्यू अलग अलग मिलती है, ठीक है। रीज़न देखिए,
सिर्फ ये ए इज लेस देन 20 तक का काम है कि हमें वो चीज़ कैसी मिलेगी स्टूडेंट्स, स्टेबल मिलेगी। ए इज लेस देन 20 तक, क्योंकि हमें एक्चुअल लाइन से और जो ये हमें मिलनी चाहिए इमेजिनरी लाइन वो यहीं तक इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ए इज लेस देन 20 पे स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन जब जैसे ही हम ए इज ग्रेटर देन 20 पे जाते हैं तो हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। उसका क्या रीज़न है, देखिए ए इज ग्रेटर देन अगर 20 पे हम जाएंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि इनके बीच में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो उनमें तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन्स में होता है। प्रोटॉन के नंबर एक दूसरे को क्या करते हैं, जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जाते हैं तो वो रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसलिए ए इज ग्रेटर देन 20 पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। वो स्टेबिलिटी हमें बहुत ही कुछ नंबर्स में मिलती है। अगर जैसे मैं बात करूं कि ये ए है, ये कोई ए है, इसको जेड और एन में इस प्रकार तोड़ सकते हैं। जैसे 25 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से किस तरीके से टूटेगा, 1 2 3 4 और सिमिलरली 25। यहाँ देखो तो ए चाहिए हमें 25, तो ये कितना बन जाएगा, एक के लिए हमें 24 से मिलेगा, 24 और एक 25, ठीक है, 24 23 22 और सिमिलरली कितना मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर 24 और यहाँ पर 1। तो इनमें से हमें जेड प्लस एन के लिए ये कुछ मिल सकते हैं कि जब एन 24 हो तो जेड ऐसा मिल सकता है। सिर्फ इतनी सारी प्रोबेबिलिटी में से कोई 2 से 3 ही स्टेबिलिटी को शो करते हैं, अदरवाइज सब क्या करते हैं, अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। रीज़न, क्योंकि जहाँ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ क्या होगा, उनमें रिपल्जन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, रिपल्जन बढ़ेगा इस चक्कर में, राइट स्टूडेंट। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि प्रोटॉन्स की संख्या हमारे पास कैसी मिले, कम मिले, ताकि रिपल्जन कम हो और न्यूट्रॉन जो है उनके आवेश में कोई भी प्रतिकर्षण और आकर्षण मतलब रिपल्जन और अट्रैक्शन हमें नहीं मिलता, राइट। तो जो ये जो चार्ट हमने क्रिएट करा है, इस चार्ट को बोलते हैं स्टूडेंट्स सेगर चार्ट। ठीक है, ये हमें किसने बताया था, सेगर ने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था, राइट। तो देखिए ये हमने बात की अभी किसकी, स्टेबल की। तो स्टेबल तो किसी में डिके भी नहीं होगा, जो स्टेबल्स होंगे। और फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी, कंडीशन फॉर अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल के लिए, अस्थायित्व के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको बना लीजिए और फिर हम बात करते हैं अस्थायित्व के लिए, ठीक है, कि वो किस किस में डिके होता है।
तो इसमें इसको बनाइए, फिर हम अनस्टेबल के लिए बात करते हैं। तो इससे अपन पहले इसके लिए लिख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या मिला इस चीज को पढ़ने के बाद, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहां साइड में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहे हैं। जब तक हम इसमें इंग्लिश डाल देते हैं, 4 to 6 मिनट्स के बाद में वो हिंदी मीडियम के लिए आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले 4 to 6 मिनट्स का स्किप कर सकते हैं, फिर आपका लिखते हैं, राइट। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सो conclusion from Sagar chart is A is less than 20, कोमा लगा के लिखना, A is less than 20, इसको हम लिख सकते हैं for smaller nuclei, right। द NZ ग्राफ, N और ये किसका है, Z। द NZ ग्राफ, द NZ ग्राफ coincides, the NZ graph coincides with the N is equal to Z line, with the N is equal to Z line, such that the number of neutrons is equal to the number of प्रोटॉन्स, राइट। तो देखिए, हमने इस लाइन में क्या लिखा है कि लेस देन 20 तक ये n इज इक्वल्स टू जेड की जो लाइन है वो कंसाइड करती है एक्चुअल लाइन को, राइट। तो वो कैसे रहते हैं हमारे पास में, स्टेबल रहते हैं। So it is for stability। और सेकंड में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, एज मास नंबर कीप्स ऑन increasing, as mass number keeps on increasing, the NZ graphs, the NZ graphs deviate from the N is equal to Z line, such that the number of neutron
स्टार्ट progressively exceeding the number of proton, राइट। तो इसे लिखिए पहले, देन आगे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा वो इसको पॉज करके लिख ले। अब हम हिंदी मीडियम वालों के लिए चलते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि हम लोगों ने चार्ट बनाया, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सैगर चार्ट से निष्कर्ष निकलता है कि सैगर चार्ट से निष्कर्ष निकलता है कि स्थायी हल्के तत्वों के लिए n व z का अनुपात 1 होता है। n व z का अनुपात 1 होता है। परंतु मध्यम व भारी नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉनों
की संख्या प्रोटॉनों से अधिक पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, अतः n अपॉन में z इज ग्रेटर देन 1 का कारण यह है कि n अपॉन z इज ग्रेटर देन 1 का कारण यह है कि कूलाम प्रतिकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और इस बल में नियंत्रण रखने के लिए, और इस बल में नियंत्रण रखने के लिए अर्थात भारी नाभिकों में स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करनी होती है। राइट? तो इसको लिखिए।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये देख लिया होगा, लिख लिया होगा। हमने इसमें देखा कि नाभिक का जो स्थायित्व है बेसिकली जो a इज़ लेस देन 20 होते हैं, जो 20 से छोटे वाले एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल मिलते हैं, और उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम 20 से ऊपर जाते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू हमें एक जैसी नहीं मिलती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सिंपल, क्योंकि ऊपर जाएंगे जिस तरीके से तो प्रोटॉन्स की संख्याओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रोटॉन की संख्याओं में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिपल्जन होगा तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसके स्थायित्व को बनाने के लिए, नाभिक के स्थायित्व को, न्यूक्लियाई का स्थायित्व, स्टेबिलिटी को बनाने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो क्या कर दो, इंक्रीज, और प्रोटॉन को डिक्रीज, ताकि इन दोनों का जो एडिशन रहे वो कितना रहे, ए के इक्वल रहे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जब हम 20 से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या रहते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को जो इस कर्व के अंदर बेसिकली लाइन मिलती है एक्चुअल, वो थोड़ी सी डेविएट होकर मिलती है इस लाइन से, राइट। अब देखिए ये तो बात हुई स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम अनस्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं, अस्थायित्व की बात करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए बच्चों, अगर हम अनस्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, मतलब कि अस्थायित्व के लिए अगर हम देखें तो स्टूडेंट अस्थायित्व की हम अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ से अस्थायित्व का मतलब है किसी न्यूक्लियाई का एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना, लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो छोटे में कन्वर्ट होगा, प्लस में वो कुछ और भी हमें देगा न्यूक्लियाई, लाइक। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं डिके प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिके। तो देखो अनस्टेबिलिटी के अंदर डिके जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स के होते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट होता है अल्फा डिके, ठीक, इसे बोलते हैं क्षय, ठीक है। अल्फा डिके मतलब कि अल्फा क्षय हो रहा है। जैसे कि अगर किसी न्यूक्लियाई को हम ये लिख सकते हैं AZX, ये लिखा, ठीक है, अल्फा क्षय लिख दो चाहे यहाँ पे साथ में अल्फा क्षय, है ना। किसी न्यूक्लियाई को लिखा AZX, इसमें से ये X था, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, Y में, क्योंकि अनस्टेबल है तो उसको दूसरा कुछ ना कुछ मिलेगा, तो X नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, Y मिलेगा। Y में A कैसा होगा और Z कैसा होगा, Z तो होगा -2 और ये कैसा होगा बच्चों, -4। एक बार तरीके से लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, A -4 Z -2 X, ठीक। लेकिन अब देखो साथ में कौन बच गया यहाँ पे, 2He4, 2He4। स्टूडेंट ये जो 2He4 है इसी को ही बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो एक ऐसा डिके जिसके अंदर हम लोगों को लास्ट में कौन मिले, अल्फा पार्टिकल मिले, तो हम क्या कहेंगे कि उस डिके को अल्फा क्षय या फिर अल्फा डिके कहते हैं। AZX ये -4 -2 क्यों बना, क्योंकि इन दोनों का
अगर देखा जाए तो इस ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। a माइनस 4 4 a, z माइनस 2 प्लस 2 z, तो a x z में ये क्या मिला, इस तरीके से मिला, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा डिके की। देखिए सेकंड, बीटा डिके ये क्या होता है? बीटा डिके दो प्रकार का होता है, हम बात कर रहे हैं बीटा माइनस डिके, और फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स बीटा प्लस डिके, ठीक। तो देखो हमने यही माना ए जेड एक्स में अगर हमें कौन मिले, माइनस में 1 e 0, तो यहाँ कौन मिलेगा नया वाला, z प्लस 1 y, और ये क्या बना बच्चों, a। देख लो स्टेबिलिटी, a प्लस 0 z माइनस 1 प्लस 1 z। तो कहने का मतलब है ये कौन होता है, बीटा माइनस, इसको बोला जाता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। और इसी तरीके से हमें थर्ड कौन मिलता है, बीटा प्लस डिके, इसे बोलते हैं बीटा प्लस 6। वहाँ कौन मिला, ए जेड एक्स, और ये क्या मिला, y z माइनस 1 और a प्लस 0 e प्लस 1, इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा आया है, पॉजिटिव साइन आया है। और इसके बाद होता है एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन होता है, देखो फोर्थ में, जैसे सपोज करो एक बहुत छोटा नाभिक है ए एक्स जेड, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है 0 e माइनस 1, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये बनता क्या है, ए वाई जेड माइनस 1, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो देखिए हमने 4 प्रकार देखे कि जो अनस्टेबिलिटी होती है, अस्थायित्वता होती है, उसमें 4 प्रकार से होगा डिके, 4 प्रकार से क्षय होता है, अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें सिर्फ हमने इनकी इक्वेशंस देखी हैं, इसके बारे में जो फर्दर डिटेल में बात करेंगे वो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ इसका जस्ट ऊपर का बताया है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पढ़ा ये स्टेबिलिटी के बारे में और अनस्टेबिलिटी के बारे में, तो आप इसको लिख लीजिए कि अनस्टेबिलिटी में जो डीके होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इस टाइप से होते हैं, राइट। तो इसको लिखिए, सो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं तो आप इसे पॉज करके लिख लें। आज हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में, राइट।